हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। सो देखिए, इसके पहले हमने एक एसएससी जेई को और आरआरबी जेई का क्या एक सिलेबस रहता है, क्या उसका पैटर्न रहता है और कैसे हम उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स को लेके हम अपना सिलेक्शन को फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो हमने बनाया, उसमें हमने ये बताया कि कैसे एक डिप्लोमा स्टूडेंट जो है वो आफ्टर अपना पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद कहाँ कहाँ वो अपना एक बेस्ट अपने एक पर्टिकुलर जो उसको डिजायर है कि या वो हायर स्टडी में जाना चाहता है या फिर वो जॉब में जाना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस वो अपना चूज कर सकता है। इसके बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें को देखने को मिला कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो हमने भी डिसाइड किया, हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस जर्नी में आपका साथ दें और जितना बेस्ट हो सकता है हम अपने तरीके से आपको वो बेस्ट जो गाइडेंस है प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्लियर है? सो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि आप अपना जो भी टारगेट आपने बनाया हुआ है एसएससी जेई आरआरबी जेई, आप उसमें सिलेक्शन लें ताकि हमें भी लगे कि चलिए मतलब कि हमने कुछ आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। क्लियर है? सो देखिए, आज से हम लोग अपना जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, हमने डिस्कस किया था पॉलिटी। तो हम लोग आज से पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग हर एक दिन में मिनिमम से मिनिमम टाइम में एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करें। जितना उससे हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत रहेगा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हमने जो सबसे पहला जो टॉपिक या पहला जो सब्जेक्ट जो हमने पॉलिटी इसलिए भी लिखा हुआ है या लिया है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, एज ए सिटीजन जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, क्लियर है, तो आपको वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो राइट भी देता है और ड्यूटी भी देता है। मतलब कि आप क्लेम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज ए इंडियन सिटीजन ये मेरी राइट है, और इसलिए भी एज ए सिटीजन हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे राइट क्या क्या हैं। और साथ में हमें ये भी अवेयर होना चाहिए कि जब हमको कोई किसी चीज़ से राइट मिल रहा है तो हमारी क्या ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी भी है। ठीक है? तो देखिए, एज अ सिटीजन हमें ये तो पता होना ही चाहिए। क्लियर है? और बाकी आए दिन देखिए हमारे आसपास में बहुत सी ऐसे सराउंडिंग में होती रहती हैं जहाँ पे हमेशा एक डिबेट रहता है। तो उन डिबेट में कैसे आप अपना एक अच्छा ओपिनियन दे सकें या जो भी सराउंडिंग में हो रहा है अपना खुद का एक अच्छा ओपिनियन बना सकते हैं, न्यूट्रल ओपिनियन, वो हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको ये सब्जेक्ट बहुत कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं और साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी रहें। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग फर्स्ट चीज़ जो हमने वहाँ पे लिखा, सिलेबस में तो ये लिखा था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहला हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन एज ए क्लैरिटी के लिए कि वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता क्या है। क्लियर है? और ये ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है। क्लियर है? तो अगर मैं एक से दो लाइन में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक लॉ बुक होता है। लॉ बुक मतलब क्या कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि इंडिया में किस तरीके से शासन व्यवस्था या जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे है वो किस तरीके से रूल करेगी और लोगों के ऊपर गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी। तो ये सारे रूल या सारे जो पावर जो कि अभी मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट अभी सेंटर में है, स्टेट में है, वो सारा पावर कहाँ से वो डिराइव करता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक हुआ जो ये डिफाइन करता है कि कैसे रूल करना है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपना पावर कहाँ से डिराइव करती है, वो डिफाइन करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, एक ओवरऑल समझने के लिए, जैसे सपोज करिए कि मैं एज अ कंप्लीट कर लेता हूँ डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट कर लेता हूँ और किसी कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वो लोग मुझसे क्या मांगते हैं कि आप अपना CV भेजिए। अब वो CV क्या बताता है, CV ये बताता है कि मैंने अभी तक जो भी काम किया हुआ है
मेरी क्या पर्सनालिटी रही है, क्लियर है, अभी तक मेरी क्या पर्सनालिटी है, और वो एक तरीके से मेरे जो क्वालिटीज़ है उसको वो सीवी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। वैसे ही आप लोग देखे होंगे कि शादी में जनरली जो लड़का और लड़की रहते हैं उनका एक बायोडेटा दिया जाता है। बायोडेटा क्या बताता है कि क्या इनकी क्वालिटीज़ है और क्या वो मेरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे ही अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अगर सीवी बोला जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सीवी होता है उसको हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल है। मतलब प्रियम्बल क्या हुआ, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का सीवी हो गया या बायोडेटा हो गया, क्लियर है। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। मतलब कि एक तरीके से प्रियम्बल हमें क्या बता, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें समझ में आया कि वो हमें रूल करने का पावर देता है, लेकिन ये किस तरीके से रूल करना है, कैसा पावर उनको गवर्नमेंट को पावर देता है, वो सारा चीज़ें जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना लेंदी है कि आप उसको पढ़ने जाएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, तो एक होता है ना कि 10 मिनट में अगर मेरे को ओवरव्यू करना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक ओवरलुक लेना होगा, तो वो हमें कौन देगा, प्रियम्बल देगा, क्लियर है। तो हम लोग का आज का जो क्लास रहने वाला है वो एक्चुअली प्रियम्बल से ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। और देखिए प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप 9th 10th 11th कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे उसमें आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि फर्स्ट पेज के 10 लास्ट में प्रियम्बल दिया रहता है। वो क्यों दिया रहता है कि एज अ सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या राइट देता है, ये सारा चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इसलिए वो लिखा रहता है। इवन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाएंगे तो आप देखेंगे प्रियम्बल कहीं ना कहीं किसी छोटे में या बड़े में वो ज़रूर वहाँ पे पेंट रहता है या लिखा हुआ रहता है, क्लियर है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। और आज की क्लास के बाद मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक हल्का सा ओवरव्यू जरूर देखने को मिलेगा कि हमारा रियल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, क्लियर है। तो चलिए देखिए हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रियम्बल में इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जब आप इसको जस्ट पढ़ेंगे तो पढ़ने से हमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जस्ट एक बार रीड कर लेता हूँ प्रियम्बल, इसके बाद इसके हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रियम्बल क्या बोलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all the citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the integrity, unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये प्रियम्बल के स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही हमें बता देते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, उसका किस टाइप का रूप है, क्या रूपरेखा है, क्या उसका सीवी है। एक तरीके से मतलब प्रियम्बल को हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। तो इतना सारा ये जब हम लोग पढ़ लिए तो अभी तो आपको कुछ समझ में आया ही नहीं होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और एट द एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे या साथ में डिस्कस भी करते जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता है, क्लियर है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रूपरेखा होने वाला है, क्या उसकी क्वालिटीज होने वाली है, वो हमें कौन बताता है, प्रियम्बल बताता है। और ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग मिल रहे थे तो वहाँ पे जब वो लोग मिल रहे थे तो उन्होंने एक, जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए कोई भी काम करने जाते हैं, 10 लोग मिल के किसी काम को कर रहे हैं, तो आप लोग जब ग्रुप में बैठते हैं तो आप लोग एक रूपरेखा तैयार करते हैं ना कि हम लोग काम किस तरीके से करेंगे। या जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट ही बनाना है, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें क्या
क्या क्या कंपोनेंट रहेगा, किस टाइप का हमें बनाना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जा रहा था तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर जो मेन लीडर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने एक साथ बैठे और उन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया। और उसका जो मेन लीडर थे वो हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया और उसको पार्लियामेंट में, जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल सकते हैं, उसमें वो पास कराया। और उसी में ये प्रियम्बल का मेन आइडिया था कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। तो वो कुछ सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। ये सारा रूपरेखा किसमें उन्होंने तैयार किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में तैयार किया। और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही एक तरीके से क्या था? प्रियम्बल था। वो प्रियम्बल नाम नहीं दिए उन्होंने प्रियम्बल, उन्होंने ये बोला कि इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब क्या मेरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कैसा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, उसका एक छोटा सा फ्रेमवर्क तैयार किए और उसी को बाद में हम लोग इसको प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ प्रियम्बल के लिए क्या याद रखना है कि इट इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? या कोई कोई इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोलते हैं प्रियम्बल को। क्लियर है? और दूसरा चीज़ ये किसके बेस पे है? तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ, या तो लीडर का नाम पूछ देगा या जवाहरलाल नेहरू के कौन से रिजोल्यूशन से रिलेटेड है हमारा प्रियम्बल, या किस बेसिस पे हमारा बना, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से है। क्लियर है? तो होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ये तो रहा एक इंट्रोडक्शन प्रियम्बल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल में मेन कौन कौन से कंपोनेंट होने वाले हैं, या ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सारे स्टेटमेंट को आप, या बस आप वेट करिए 15 मिनट में आप समझ जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। देखिए सबसे जो कंपोनेंट में बात है, तो पहला जो प्रियम्बल हमारा है वो चार चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। पहला क्या बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कौन अथॉरिटी दिया, हु इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल हमें 4 चीज़ का आंसर देगा कि हु इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो हमारा इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप का स्टेट है, वो हमें देखने को मिलेगा। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और चौथा हमें बताने को देगा बताएगा प्रियम्बल कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है प्रियम्बल के लिए? 4 चीज़ याद रखना है। पहला कि ये प्रियम्बल को कौन ऑर्डर दिया, या प्रियम्बल कहाँ से अपना पावर डिराइव करता है कि प्रियम्बल होना चाहिए इंडियन का। आप बोलेंगे ना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है मेरे को रूल करने वाले। क्लियर है? तो वैसे ही कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपको जवाब कौन देगा कि भैया आप ही तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हो, तो जब आप बनाए हो तो उसको तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। तो वही हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना पावर है वो कहाँ से डिराइव करता है, वो प्रियम्बल बताएगा। फिर इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए वो भी प्रियम्बल में बताया गया है। देन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी बताया गया है, और लास्ट में कब इसको अडॉप्ट किया गया है वो भी हमें प्रियम्बल बताएगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाया है? तो अगर मैं बोलूं कि कौन बनाया है तो आंसर आएगा पीपल ऑफ द इंडिया। अब बोलेंगे कि सर कैसे पीपल ऑफ द इंडिया? उस समय तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपके डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने बनाया। तो फिर पूरे पीपल ऑफ इंडिया आप कैसे बोल रहे हैं? तो अच्छा एक बात बताइए, इसका एग्जांपल मैं सिंपल से देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए गांव का कोई प्रॉब्लम होता है, तो मान लीजिए अगल बगल 4 गांव का प्रॉब्लम हुआ। अब कलेक्टर साहब ने ये बुलाया कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अपनी समस्या को बताने आए, तो क्या पूरा गांव उजड़ के जाता है बताने के लिए? नहीं। वो लोग क्या करते हैं, कोई एक या तो सरपंच है तो वो सरपंच को पूरे गाँव वाले मिलते हैं और अपना कि भाई आप कलेक्टर के पास जाके हमारी ये प्रॉब्लम को आप वहाँ पर जाके प्रेजेंट करना।
फिर दूसरे गांव वाले भी अपना एक खुद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और उसको भी बोलेंगे कि सर जाइए और हमारी ये प्रॉब्लम है वो जाके वहाँ पे सॉल्व करिए। तो वैसे ही क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर आप पॉपुलेशन का बात करोगे तो करोड़ों में उस समय पॉपुलेशन था, तो सब लोग बैठ के कैसे हो सकता है, ये तो फिजिबल हो नहीं सकता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन पाए। तो हमने क्या किया, जैसे इलेक्शन होता है उसी समय क्या हुआ कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई और वहाँ पे एक लीडर खड़ा हुए और उनको वोट दिया गया और जो जीता वही जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लिए और उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भाग लिया और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आए थे वहाँ के लोगों का क्या एस्पिरेशन है कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, उनकी बातों को वहाँ पे वो जाके रखे। तो लेकिन अल्टीमेटली वो किसका रख तो रहे थे, वो पर्टिकुलर जो जीते थे उम्मीदवार वही, लेकिन वो किसकी बात को रख रहे थे, पीपल ऑफ इंडिया का ही रख रहे थे ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना अथॉरिटी जो है वो कहाँ से डिराइव करता है, पीपल ऑफ द इंडिया, भारत के लोग उसको पावर देते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए ये पहला लाइन में यही लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैवली सोलेमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो किसने किया, वी द पीपुल, हम भारत के लोग ने किया। तो वही यहाँ पे हमने बताने की कोशिश किया है सिंपल वर्ड में कि हु इज द अथॉरिटी, हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी पीपल ऑफ इंडिया। तो क्लियर है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, वहाँ पे लिख देगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ द इंडिया, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या आप लगाएंगे, पीपल ऑफ द इंडिया। ये सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया इज अ अथॉरिटी टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप रिप्रेजेंटेटिव वाला बात समझ में आ गया। तो होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया हो कंपोनेंट में। दूसरा चीज़ बताता है कि हमारा इंडियन स्टेट किस टाइप का स्टेट है। तो इसमें बेसिकली हमें 5 टाइप के फीचर्स इंडियन स्टेट में देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये लिखने का पीछे पर्पज़ यही है कि यही की हाईलाइट है। तो ये 5 चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि हमारा इंडियन स्टेट कैसा है और ये पाँचों का क्या क्या मीनिंग है। तो देखिए नेचर में सबसे पहले हमारा सोवरेन है। सोवरेन मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट किस सेंस में है कि जैसे अगर मान लीजिए पहले अगर 1947 जब हम लोग आज़ादी से पहले यहाँ पे जो भी रूल चलती थी वो किसका चलता था, ब्रिटेन का चलता था। वो लोग जो वहाँ के पार्लियामेंट में रूल बनाते थे वही इंडिया के ऊपर थोप दिया जाता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद से हमारा पार्लियामेंट को हमने अथॉरिटी दिया कि आप बनाइए हमारे लिए लॉ। मतलब हम क्या हो गए, हम अब आज़ाद हो गए। हम अपने अनुसार, अपने सोसाइटी के अनुसार रूल बना सकते हैं, ना कि कोई एक्सटर्नल पावर या दूसरा कोई कंट्री हमारे ऊपर रूल बनाएगा। तो सोवरेन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास खुद हम आज़ाद हैं, वी आर द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। और सोवरेन का जो दूसरा सबसे की फीचर्स होता है कि हम चाहें तो अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकते हैं और चाहें तो हम जैसे किसी की टेरिटरी को ले भी सकते हैं। जैसे जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो जो हमारा सिक्किम था वो हमारा पार्ट नहीं था, भारत का पार्ट नहीं था, वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि अब हम लोग इंडिपेंडेंट थे, सोवरेन थे, तो हमें किसी पूछने की ज़रूरत नहीं थी। हमने राजा से कंसल्ट किया कि क्या आप भारत में मिलना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ मिलना चाहते हैं, तो वो हमारे टेरिटरी में आ गए। क्लियर है। तो इस तरीके से दूसरा जो सोवरेन अगर कोई भी कंट्री होता है तो उसका सबसे पहला फीचर्स ये होता है कि वो अपने देश में किसी भी टाइप का कानून बना सकता है, जब चाहे वो अपनी किसी टेरिटरी को वो किसी को दे सकता है अगर उसको कुछ बेनिफिट लग रहा है तो, या किसी के टेरिटरी को वो ले भी सकता है। तो सोवरेन का ये 2 मीनिंग होता है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कोई भी लॉ बना सकता है, दूसरा या तो अपनी टेरिटरी को वो दे भी सकता है या फिर वो ले भी सकता है। क्लियर है। तो ये सोवरेन का मतलब होता है कि मतलब हम आज़ाद हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम आज़ाद हैं, हम अपने मुताबिक कोई भी कानून बना सकते हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई ब्रिटिश ऐसा नहीं है कि आके थोप सकता है कि आप ऐसा ही रॉ बनाओ, जी नहीं, हम अपने अनुसार बनाएंगे। अब सेकेंड मीनिंग है इसका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का जो हिंदी होता है वो समाजवाद होता है। क्लियर है। समाजवाद मतलब क्या
कि जो समाज के बारे में सोचे। क्लियर है? तो जो सेकेंड जो नेचर है इंडियन स्टेट का है वो कैसा है? सोशलिस्ट है, समाजवादी है। अब ये समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे कंट्री में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, तो सरकार का जो मेन पर्पज होता है या सरकार कोशिश करती है कि कैसे अमीरी और गरीबी के बीच के दूरी को कम करने की कोशिश किया जाए। मतलब जो हमारा इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको कैसे दूर करने की कोशिश करें। जैसे सरकार जो जितने सारे सब्सिडीज चलाती हैं, फ्री में एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं, या जो खाने का जो सामग्री होता है वो बहुत कम रेट पे प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सब क्या हुआ? समाजवाद को प्रेजेंट करता है, इंडियन स्टेट को सोशलिस्ट की तरह रिप्रेजेंट करता है। जबकि अभी यूएसए में जाएंगे तो वहाँ का इसका जस्ट उल्टा होता है, कैपिटलिस्ट। वहाँ पे सरकार मेन फोकस करती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, कितना ज़्यादा हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करें। जबकि इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है? अपने जीडीपी को भी इंक्रीज करने की कोशिश करता है और दूसरे में वो गरीबों को भी उद्धार करने की कोशिश करता है। जो समाज में एक असमानता है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो समाज में इनइक्वालिटी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने की कोशिश किया। अब वो रियल में हो रहा है नहीं हो रहा है वो डिबेटेबल है, वो उस पर हम बिल्कुल भी डिस्कस करने नहीं जाएंगे। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? वो ये बात बोलता है कि सरकार को काम करना चाहिए गरीबी को कम करने के लिए, अमीरी और गरीबी के बीच में जो एक गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए। वो कौन बताता है? हमारा सोशलिस्ट बताता है। या कोई स्टेट अगर लिखा रहता है कि वो सोशलिस्ट है तो इसका मतलब वो वहाँ के लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तीसरा जो नेचर ऑफ द स्टेट है वो होता है सेकुलर। सेकुलर आप लोग बहुत जगह सुने होंगे, इसका हिंदी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल बोला जाता है कि वी आर इस्लामिक स्टेट, मतलब वो मुस्लिम कंट्री है। अब अरब में जाएंगे तो वहाँ भी इस्लामिक स्टेट बोला जाता है। यूरोप साइड में जाएंगे तो क्रिश्चियन उन लोग का रिलीजन होता है। जबकि इंडिया कभी भी नहीं बोलता है कि मतलब कि हिंदू का यहाँ पे वो है, हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम है, न सिख है। इंडिया का कैसा फॉलो करता है कि सरकार के नज़र में सारे धर्म बराबर हैं। क्लियर है? और सारे धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए सेकुलर का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट टू ऑल रिलीजन। कभी भी इंडिया ये कभी नहीं बोलेगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे या मुस्लिम राष्ट्र बनेंगे या ईसाई राष्ट्र बनेंगे। हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। सेकुलर का मतलब ये होता है जो इंडिया फॉलो करता है। देन फोर्थ जो की वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का देखो, डेमो मतलब होता है लोग, डेमो मतलब होता है पीपल, और क्रेटिक मतलब होता है रूल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जनता का रूल। तो जनता का रूल कैसे हुआ कि आज अगर नरेंद्र मोदी जो सेंटर में बैठे हुए हैं तो वो अपने मन मर्जी से नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है, इसलिए वो जाके वहाँ बैठे हुए हैं और अलग अलग लॉ को बना के वो हमारे मतलब कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो मतलब अल्टीमेटली किसका राज हुआ? जनता का राज हुआ। अगर हमें उनको पसंद, हमारा उनका काम हमें पसंद नहीं आएगा तो हम बाद में अगले इलेक्शन में उनको हटा भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली रूल तो वो बना रहे हैं, लेकिन रियल में उनको हमने पावर कौन दिया है? हम लोग दिए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि जनता का राज। क्लियर है? रूल ऑफ द पीपल। और वो कैसे होता है? बाय द इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है? नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी किसी कंट्री का जो हेड होता है, हमारे कंट्री का हेड, सबसे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। तो क्या वो राष्ट्रपति इलेक्ट किया जाता है या फिर वो किसी पर्टिकुलर राजाशाही खानदान से ही होके आता है? तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति को तो सर हम लोग चुनते नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति को चुनते हैं कौन? एमपी एमएलए लोग चुनते हैं। और एमपी एमएलए लोग को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि राष्ट्रपति को हमारे द्वारा ही चुना गया है। जबकि अगर आप इसका अपोजिट देखोगे तो मोनार्क होता है। मोनार्क जैसे यूके में
में वहाँ की रानी जो हैं वो रानी को बोला जाता है, रानी हेड ऑफ द स्टेट है। तो उनको जनता वहाँ की ब्रिटेन की सरकार नहीं सुनती है, वो क्योंकि एक खानदान से होते हुए आ रही हैं तो इसलिए वो मतलब हेरिडेटरी है, वो उनके घर में जो पैदा हो गया तो फिर वही नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। जबकि रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ है कि किसी भी कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ रहेगा। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है। तो होप आपको ये जो 5 टिपिकल वर्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड लेक्टर में वो समझ में आ जाता है। सोवरेन मतलब क्या, सिंगल वर्ड में कि वी आर इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट मतलब क्या कि सरकार काम कर रही है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। सेकुलर मतलब क्या, हम सारे धर्म को बराबर मानने की कोशिश करते हैं और सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, जनता का रूल, हमारे द्वारा चुना हुआ लोग ही हमको रूल करेंगे। और रिपब्लिक मतलब क्या कि जो किसी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ द स्टेट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए हम लोग यहाँ तक ये समझ गए। अब ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक ये प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या लोग हमारे जो गवर्नमेंट पावर में है उनको क्या बोलता है कि आप क्या करो, इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करो। वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला बोलता है कि आप समाज में जस्टिस प्रोवाइड करो, न्याय प्रोवाइड करो। और वो न्याय भी 3 तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। पहला सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। सोशल मतलब क्या कि किसी भी जो देश के लोग हैं उनको कभी भी आप न तो कास्ट के नाम पे, न जेंडर के नाम पे, न क्रीड के नाम पे, न रेस के नाम पे, न रिलीजन के नाम पे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग क्या हैं, समान हैं। सरकार कभी भी उनके बीच में भेदभाव नहीं कर सकती है। ये कौन बोलता है, प्रियम्बल बोलता है। और प्रियम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें ये ऐसा अचीव करने की कोशिश करना। रियल में क्या हो रहा है उस पे मत जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या कि न जेंडर के आधार पे, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न कास्ट के आधार पर, किसी के आधार पर कोई सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। दूसरा जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या कि मतलब अमीर है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं और गरीब है तो उसको एकदम सताए जा रहे हैं। नहीं, कभी भी जो हमारा सरकार है वो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब कि दूसरा मतलब ये एक जस्टिस हो गया हमारा कि मतलब कभी भी क्या इकोनॉमिक के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। और दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या कि ऑल सारी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है उस पर फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर समुदाय के लोग आ रहे हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्लियर है, या राष्ट्रपति के लिए इस पर्टिकुलर गरीब लोग नहीं एलिजिबल हैं, या महिला एलिजिबल नहीं है, या मुस्लिम से जो बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। सबके लिए हमारे देश, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके लिए मतलब कोई भी ऑफिस जो है वो खुला हुआ है, वहां जाके आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं। तो पॉलिटिकल सोशल जस्टिस मतलब क्या कि आप समुदाय, जाति, वर्ग ये सब के आधार पर सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या कि इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या कि हम सारे पोस्ट, जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं वो सारे सबके लिए खुले हुए हैं, क्लियर, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा रहा पहला ऑब्जेक्टिव जस्टिस का। दूसरा इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या कि जैसे होता है ना कि जैसे अब ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में जो रानी है उनका अलग से प्रिविलेज दिया गया है, क्लियर है, मतलब प्रिविलेज मतलब कि उनको कुछ अलग से सुविधा दिया गया है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, या प्रधानमंत्री हो, या प्रेसिडेंट हो, या एक नॉर्मल जनता हो, साधारण जनता हो, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। सब कानून के नज़र में बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल यही आएगा, राइट टू इक्वालिटी, मतलब कानून के नज़र में सब कोई बराबर हैं। तो इक्वालिटी मतलब क्या कि कोई भी, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया है, सब कानून के नज़र में बराबर हैं। तो इक्वालिटी मतलब कानून के नज़र में सब बराबर हैं। नेक्स्ट लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या कि यहाँ के लोगों को
मतलब अधिकार है कि वो फ्रीली अपना जो भी लाइफ स्टाइल है वो चुन सकते हैं। क्लियर है? सरकार ये नहीं बोलेगी कि तुम डिप्लोमा नहीं कर सकते हो या इस पर्टिकुलर जाति के लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने अनुसार लाइफ को चूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी मर्डर कर दो या फिर जो मन में आया वो करो। भाई फ्रीडम का भी एक लिमिट होना चाहिए कि दूसरे के राइट का आप वायलेशन मत करो। फ्रीडम आप अपना राइट का करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके कारण दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है जो हम लोग पढ़ेंगे जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तब। तो लिबर्टी मतलब समझ में आया कि हम लोग फ्री हैं अपने लाइफ स्टाइल को चुनने के लिए, बस शर्त ये है कि हमारे उस पर्टिकुलर फ्रीडम का दूसरे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट न पड़े। देन लास्ट में फ्रेटर्निटी मतलब क्या? ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारा बढ़ाता है लोगों के बीच में। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी यहाँ पे हैं तो उतना हमको एक दूसरे के सिटीजन में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम लोग फॉरेन यूएसए चले गए और 2 इंडियन मिलते हैं तो कैसा एकदम आता है, अरे यार ये तो अपने घर का आदमी है। क्लियर है? तो ऐसा वहाँ पर भाईचारा आता है। या जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब हम लोग एकदम कि हाँ एक कंट्री की तरफ फील करते हैं, बाकी ऐसे लड़ते रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो फ्रेटर्निटी होता है वो क्या करता है, कोशिश करता है कि कैसे मतलब समाज में या पूरे कंट्री में भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए और हमारी यूनिटी ऑफ ए नेशन को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया कि ब्रदरहुड को, भाईचारे को बढ़ाना सोसाइटी में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड जो कि कंपोनेंट हो गया ऑब्जेक्टिव का। जो फोर्थ है, देखिए तो हम लोग यहाँ फ्रेटर्निटी तक यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक मीनिंग का एक बार और आप लोग वीडियो देखेगा और समझ में आ जाएगा। देन लास्ट में बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब हम लोग एडॉप्ट किए, कब हम लोग उसको लिए या अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो वो डेट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन प्रीएम्बल। तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन हमने उसको अडॉप्ट किया, बन के हमने अडॉप्ट किया, और लागू हम लोग कब किए? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। उसी को हम लोग एज ए रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उस दिन लागू हुआ था, लेकिन अडॉप्ट कब किए थे? 26 नवंबर 1950, और प्रीएम्बल में यही डेट मेंशन है। तो आपको वो दोनों डेट रहेगा। तो आप सोचेंगे कि अरे यार वो तो सेलिब्रेट उसी दिन करते हैं, इसीलिए देखिएगा अभी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो इसी के कारण, क्यों? क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी प्रीएम्बल के ऊपर डिबेट होते रहता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो देखिए एक बेरोबरी केस आया था 1961 में। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि दो प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें ओवरव्यू देता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो उसका पार्ट है ही नहीं, वो अलग है। बट 1973 में, सॉरी यहाँ पे 71 लिख दिया गया है, ये 73 है। 1973 में एक दूसरा केस आया, केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बदल दिया और उन्होंने ये बोला कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो संविधान का ही भाग है। क्लियर है? और इस केस में बोला गया था कि क्योंकि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में बोला कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इसको अमेंड भी किया जा सकता है। क्लियर है? अमेंड मतलब कि इसमें चेंजेस भी लाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये रखा कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप सर बोलेंगे कि सर ये बुनियादी ढांचा क्या होता है, तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट में वो डिफाइन करता है कि ये बुनियादी ढांचा है। जैसे कुछ बुनियादी ढांचा कैसा है कि हमारा सोवरिन है तो सोवरिन ही हम रहेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि किसी अलग कंट्री के आगे मतलब अंडर में आप कर लो। सेकुलर हैं तो सेकुलर ही रहेंगे, किसी धर्म को आप अपना देश का वो नहीं बना सकते हैं, तो ये सेकुलरिज्म। डेमोक्रेटिक तो हम डेमोक्रेटिक ही रहेंगे, मतलब जनता का ही रूल रहेगा, ये नहीं कि कोई तानाशाह आकर रूल करने लगेगा। तो ये सब कुछ बेसिक फीचर हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट आए दिन अलग अलग जजमेंट में वो देते रहते हैं अपने जजमेंट में। तो ये दो केस आप लोग याद रखेगा। बेरूबरी केस में बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। जबकि केशवानंद भारती केस 1973 में आया, वो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अमेंड भी कर सकते हैं। और यहीं पर एक मैं लिख देता हूं, कंसेप्ट आया है बेसिक स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ बेसिक
स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये रहा हमारा ओवरऑल प्रियम्बल के बारे में। और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और याद मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और इसमें 3 वर्ड जो कि शुरू में नहीं थे उसको मेंशन किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को हमारा क्या किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस प्रियम्बल में ऐड किया गया है। तो इसके ऊपर आप ये मान के चलो कि जितने भी आप एग्जाम देखोगे और अगर प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलो कि 90% चांसेस रहता है कि इसी वर्ड पे पूछेंगे कि कौन कौन से 3 वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। या कभी कभी बोल देगा कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको इंसर्ट कराया गया है, तो कौन सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्लियर है? तो ये इतना चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बना रहेगा हमारा वो हम लोग मतलब कि प्रियम्बल में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सेशन बड़ा ना हो इसलिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे। हम लोग कुछ टॉपिक कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 4-5 टॉपिक जब हो जाएगा तो उस टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप हम लोग बताइए। थोड़ा सा क्या है कि राइटिंग थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि देखिए सारा कंटेंट को हमें एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में मतलब समराइज़ करना था, तो इसलिए इसके लिए आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा कि जब दोबारा सुन लीजिएगा, जो वर्ड नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है? थैंक यू।